नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। वृत्त के पार्ट 4 में हम इसकी महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, 1 नंबर की प्रमेय क्या कहती है। यदि एक वृत्त के दो चाप सर्वांग सम है तो संगत जीवाएं बराबर होती है। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि चाप सर्वांग सम है। अब सर्वांग समता का अपन ने अर्थ पहले जाना था कि आकृति और आकार दोनों बराबर होते हैं तो वो आकृति क्या है, सर्वांग सम होती है। और जिसमें केवल आकृति एक जैसी हो, जैसे हाथी का बच्चा छोटे बड़े होते हैं आकार में, लेकिन उनको हमने क्या कहा था, समरूप कहा था। तो देखिए, दो चाप सर्वांग सम है, इसका मतलब यदि हम वृत्त की परिधि पर कोई भी दो चाप लेते हैं जिनकी लंबाई एक ही हो, यानी कि जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है, दूसरा चाप अपन ने यहाँ पर ले लिया और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये दो चाप हो गए, सर्वांग सम है, तो इनकी संगत जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को मिलाए तो इस जीवा की लंबाई, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाए तो इस जीवा की लंबाई, ये दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की प्राप्त होती है। अगला है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से जाना पहचाना उदाहरण आपके लिए प्रमेय है ये। देखिए, केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर, तो ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है और ये कोई अपन ने जीवा ले रखी है, आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं। तो केंद्र से अगर जीवा पर अपन लंब डालते हैं, लंब का मतलब हो गया एक ऐसी रेखा जो उसकी भुजा पर समकोण बनाए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए। तो केंद्र से एक ऐसा रेखाखंड अपन खींचते हैं जो इसकी जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये जो प्रतिच्छेद जहां पर होता है उसके इस इधर की और इधर की जो दूरी है, ए तक की और यहां से बी तक की, वो बराबर बराबर प्राप्त होती है। सम द्विभाजित, समान रूप से दो भागों में विभाजित हो जाती है। अगर इस पॉइंट को अपन ओ बोल दे तो ओ ए का मान जो है ओ बी के बराबर प्राप्त होता है। किस स्थिति में, यदि हमें वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर लंब डालते हैं, लंब डालने का मतलब होता है समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको देखो, एक अन्य शब्दों में और कहा गया है, वृत्त के केंद्र और वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। वाइस वर्षा, उल्टी बात कही गई है। हमने ये जीवा ले ली, यहां पर ये एक जीवा ले ली, इसके मध्य बिंदु को यदि हम इसके केंद्र से मिलाते हैं, उल्टा कह रहे हैं, पहले तो क्या लंब डाल रहे हैं इसके ऊपर और वो जीवा जो है दो भागों में डिवाइड हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, जीवा के मध्य बिंदु से हम एक रेखाखंड खींचते हैं जो इसके केंद्र से गुजरता है, तो वो क्या होता है, इस जीवा पर लंब होता है, ये 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है। तो ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग रूपों में कही गई है। अब देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का मतलब हो गया, ये अपना व्यास है, जैसे ए और बी, तो अपने को दो चाप प्राप्त होते हैं। एक तो इस, जैसे इधर मैं इसको डी नाम दे दूं, इधर इसको सी नाम दे दूं, एक चाप तो आपका ए सी बी और दूसरा ए डी बी, दो चाप प्राप्त हो गए और ये दोनों चाप बराबर माप के हैं और ये जो है अपना व्यास है। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बी और ए डी बी दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि इसके व्यास के जो सिरे हैं, इन सिरों से यदि हम किसी भी पॉइंट को, अर्धवृत्त की जो परिधि है उस परिधि पर किसी भी पॉइंट से यदि हम मिलाते हैं इन दोनों सिरों को, व्यास के दोनों सिरों को, तो यहां पर अपने को समकोण प्राप्त होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। देखिए, इसके लिए अलग से और आकृति आपके लिए, ये मैंने विभिन्न स्थितियां ले रखी हैं यहां पर। ये है, ये अर्धवृत्त अपने पास नजर आ रहा है और ये जो अपना पूरा का पूरा व्यास है, इस व्यास के दोनों सिरों को, यानी कि अर्धवृत्त के दो सिरे हैं, किनारे हैं, उनको अपन इस अर्धवृत्त की परिधि के इस पॉइंट पर मिलाते हैं तो अपने को ये भी समकोण प्राप्त हो रहा है। यहां पर मिलाते हैं तो ये भी समकोण है और यहां पर मिलाते हैं तो ये भी समकोण है।
और इधर से उल्टा देख लीजिए, चाहे आप नीचे भी किसी भी पॉइंट पर मिला दीजिए, किसी भी पॉइंट पर आप इसको अगर मिलाते हैं तो आपको समकोण ही प्राप्त होता है। इधर से ये है तो ये भी अपने को समकोण प्राप्त होता है। किसी भी स्थिति में अर्धवृत्त के व्यास के सिरों को अगर हम अर्धवृत्त की परिधि के किसी भी पॉइंट पर मिलाते हैं तो दोनों बिंदु, ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को अगर वृत्त की किसी भी पॉइंट पर अपन मिलाते हैं तो अपने को समकोण प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, अब इसको एक अलग तरीके से और कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर, समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो यह वृत्त त्रिभुज के विपरीत शीर्ष से गुजरता है। देखिए अगली प्रमेय आ गई है एक तरीके से, ये मैंने आपके लिए बना रखा है, यहां पर वृत्त है और ये जो हरी लाइन नजर आ रही है ये ए बी, इसका एक व्यास है हरी लाइन। ए और बी के जो सिरे हैं उसको अपन इस तरफ यहां इस पॉइंट पर मिलाते हैं तो यहां पर जो रेखाखंड अपने को मिलने से जो कोण बन रहा है यहां पर ये समकोण है। तो जो ग्रीन लाइन का ट्रायंगल नजर आ रहा है वो एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका एक कर्ण है जो कि वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। सीधा सीधा अपने को नजर आ रहा है, ये जो नीली लाइन वाली है ये इसके दो अन्य व्यास है, ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये इसका केंद्र हो गया है वृत्त का, तो वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। इसका मतलब ये जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है वह इस वृत्त का व्यास भी है। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वह इस वृत्त का व्यास भी है। अब ये देखो क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो यह वृत्त त्रिभुज के विपरीत शीर्ष से गुजरता है। तो त्रिभुज का विपरीत शीर्ष क्या हो गया, ये हो गया इधर, और ये देखो ये यहाँ पर इसको जैसे आप सी नाम दे दीजिए तो इस सी से ये गुजर रहा है, ये यहाँ पर इस तरीके से ये भी देख सकते हैं। ये भी मैंने एक तरीके से इसको इस उदाहरण के रूप में काम में ले सकते हैं। ये दोनों बात एक हो गई है। देखिएगा अगर अपन अर्धवृत्त में कोई कोण बनाते हैं तो वो समकोण होता है, और हमने ये भी देखा है, अब इसको उल्टे तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज है उसके कर्ण को व्यास मानकर अगर अपन वृत्त खींचते तो इसकी विपरीत और इसको मिलता है, विपरीत शीर्ष पर मिलता है। तो समकोण की बात कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर अगर वृत्त खींचे तो इसको विपरीत शीर्ष पर मिलता है। तो वही बात आ गई ना, समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानने का मतलब हो गया अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यही बात अपने यहाँ पर इन सब चारों चित्रों में और पिछली वाली प्रमेय के अंदर देखी है। अब देखिए, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, अब आपको दो समान जीवाएं लेनी है, जैसे ये ए बी और सी डी, ये दो जीवाएं ले लिए, मानकर चले कि ये समान लंबाई की है, जिसे यह 10 सेंटीमीटर है और यह भी 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र पर ये जो कोण बना रही है दोनों जीवाएं, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और अपन ने पूर्व में पढ़ा भी है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये एक रेखा तो आपकी ये हो गई, दूसरी रेखा आपकी ये हो गई, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। ये भी बराबर होंगे और यह भी बराबर होंगे। अब इसको किस रूप में बताया गया है कि ये दोनों जीवाएं बराबर है, बराबर लंबाई की है, तो ही ये यहाँ इस वृत्त के लिए सत्य है। अगर आप यहाँ पर जैसे एक और बड़ी जीवा ले लेते हैं ये, और फिर अगर आप यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ तो पहली बात तो ये केंद्र से ही नहीं गुजरेगी, केंद्र से नहीं गुजरेगी। तो केंद्र की तो ये बात कर रहा है मुख्य रूप से, केंद्र से गुजरना जरूरी है। और अगर अब इसका उल्टा कह सकते हैं, यदि केंद्र पर समान कोण अंतरित होते हैं तो वो जो दो जीवाएं हैं, यहां से अपन इन दोनों को दो रेखाएं खींचते हैं और वो दोनों रेखाएं केंद्र पर मिलती है, केंद्र से गुजरती है, तो इन पर जो दो जीवाएं बन रही है वह भी समान लंबाई की होगी। अब अगला पॉइंट आपका देखो यही है, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाए तो ये जीवाएं भी बराबर होती है। इसका वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया, जो मैं बता चुका आपको।
अब अगली प्रमेय देखिएगा, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंब अर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। देखिएगा, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंब अर्धक, जैसे अपन ने यहां पर एक जीवा तो ये ले लिया आपके लिए मैंने समझाने के लिए, ये ए और बी नाम दे दिया, और दूसरी ये इधर से आप ले लीजिए सी और डी नाम दे दीजिए इसको। इसके बीच में थोड़ा गैप है, ये यहां मिल रही है और ये यहां मिल रही है, और इधर से इसको ई और एफ नाम दे दीजिए। किन्हीं दो जीवाओं के लंब अर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। देखिए, हमने इससे पूर्व पढ़ा है कि कोई भी वृत्त है उसके अंदर अगर अपन कोई जीवा खींचते हैं और उस जीवा पर अगर हम कोई लंब खींचते हैं और वह केंद्र से गुजरता है तो वो उसको दो समान भागों में डिवाइड करता है। तो ये लंबर्धक की बात कर रहा है, ये लंबर्धक जो है जीवा का लंबर्धक, और ये बात यहाँ पर कर रहा है जीवाओं के लंबर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। तो इसका वो जो ऊपर प्रमेय पढ़ी उसी की ये वाइस वर्सा है। अगर हम इसका मध्य बिंदु लेते हैं, लंबर्धक का मतलब हो गया जीवा का मध्य बिंदु, तो वो उसको वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई ही निकलेगी। आप किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हैं, इसीलिए मैंने ये टेढ़ी तीन अलग अलग दिशाओं की जीवाएं लिए। अब जैसे ये यहाँ सीधी सीधी बना रखी है, ये इसका लंबर्धक है, मध्य बिंदु है, और ये इसके वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। अगर इस जीवा को लेते हैं और इसका कोई भी मध्य बिंदु लेते हैं या केंद्र से अपन एक ऐसा लंब खींचते हैं जो इस पर समकोण बनाए, जो इस पर समकोण बनाए, तो वह इसके दो बराबर भागों में विभाजित भी करता है, और ये जो समकोण अपन बना रहे हैं वो इसके केंद्र से गुजरेगा। दो बात होगी, केंद्र से अगर अपन लंब डालते हैं इसके ऊपर तो जीवा दो भागों में डिवाइड होती है, या जीवा का मध्य बिंदु अगर अपन कोई लेते हैं और उसको अगर केंद्र से गुजारते हैं तो भी वो उस जीवा को दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये बात है, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंब अर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। तो ये इसका लंबर्धक, ये इसका लंबर्धक, ये यहाँ पर काट रहा है। अगर ये तीसरा जीवा और लेते हैं तो ये भी केंद्र पर इसको काट रहे हैं। अगर आप कोई तीसरी जीवा और ले लीजिए, चौथी जीवा और ले लीजिए, इसका भी अगर लंबर्धक लेते हैं तो वो भी इसके केंद्र से गुजरेगा, यानी कि केंद्र पर ही प्रतिच्छेद होते हैं। तो कितने भी जीवाएं ले लीजिए आप वृत्त के अंदर, उनके सभी लंबर्धक वृत्त के केंद्र पर काटते हैं या वृत्त के केंद्र से गुजरते हैं। अब ये देखिएगा, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए, इसमें आपको ये बात भी ध्यान रहनी चाहिए कि एक बिंदु से होकर कितने वृत्त गुजरते हैं, दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त गुजरते हैं, और तीन बिंदुओं से होकर कितने वृत्त गुजरते हैं। तो पहले अपन ये देखते हैं कि तीन जो असंरेख बिंदु है उनसे होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। असंरेख का मतलब आप जानते हैं, अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वो संरेख कहलाते हैं, और अगर ये तीनों बिंदुओं की स्थिति इस रेखा पर ना होकर इससे अलग हो तो ये असंरेख कहलाते हैं। अब देखिए, जो तीन असंरेख बिंदु अपन लेते हैं तो उनसे किस प्रकार से एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए, हम तीन बिंदु ले लेते हैं, जिसे एक पॉइंट अपन ने ये लिया, यहां पर ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और तीसरा पॉइंट आप यहां पर ले लीजिए। तो ये तीन असंरेख बिंदु हो जाते हैं जो तीनों एक ही रेखा पर नहीं है। इसको आप ब्ले से नीचे भी दिखा सकते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर जो वृत्त खींचा जाता है उसको खींचने का तरीका होता है कि जो BC रेखाखंड है उसका अपन लंब अर्धक लेते हैं या इसका समद्विभाजक रेखा खींचते हैं। इसी तरीके से जो DC रेखाखंड है इसका भी हम समद्विभाजक खींचते हैं, और ये एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिस पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु से इन तीनों बिंदुओं की दूरी बराबर होती है। इन तीनों बिंदुओं की दूरी बराबर होने का मतलब हो गया कि वो एक त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाती है, और फिर उस केंद्र से यदि हम इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई कोई वक्र रेखा खींचते हैं तो अपने को एक वृत्त प्राप्त होता है। तो देखिए वो कैसे प्राप्त होगा अपने को। मैंने इस रेखा के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और इस रेखा के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ये यहाँ इस बिंदु पर अपने को प्रतिच्छेद हो रहा है, ये इस बिंदु पर, यहाँ पर। तो
तो अब यहाँ इसको अगर अपन ओ नाम दे देते हैं तो ओ से डी की दूरी और ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी बराबर होती है, जिसको अपन त्रिज्या कह सकते हैं। अब अगर इसको अपन केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त खींचे, इसको केंद्र मानकर, इस पॉइंट को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं, तो देखिए आप, हम केवल और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं जो बी सी डी ये 3 असररेख बिंदु है, इनसे होकर गुजर रहा है। तो 3 असररेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। इसी तरीके से देखो, एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है। अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं तो इससे कितने वृत्त खींच सकते हैं? ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्तों की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, कितने भी वृत्त आप यहाँ पर खींच सकते हैं। एक वृत्त और बड़ा ले लो, और बड़ा ले लो, ये इस बिंदु से होकर गुजरेगा, इस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो आप अनंत वृत्त खींच सकते हैं। इसी तरीके से दो निश्चित बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की भी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। अब अगर आप कोई भी छोटे बड़े वृत्त लेते जाते हैं तो इन वृत्तों पर ये 2 पॉइंट कहीं पर भी समाहित हो सकते हैं। जैसे ये एक वृत्त अपन ने ले लिया इस त्रिज्या का, अगर आप बड़ी त्रिज्या का लेते हैं तो वो भी इससे होकर जा सकता है। और बड़ी त्रिज्या का अगर आप वृत्त खींचते हैं तो वो दोनों पॉइंट इस वृत्त की परिधि पर स्थित हो सकते हैं। ये दोनों पॉइंट इस वृत्त की परिधि पर आ सकते हैं। इस तरीके से हम इनको व्यास मानकर भी कोई 2 वृत्त खींच सकते हैं। ये जो जैसे 2 पॉइंट है तो वो 2 पॉइंट जैसे जितनी भी इनके मध्य की दूरी है उस दूरी को मेंटेन रखते हुए इधर से भी अपन खींच सकते हैं 2 आगे। अब अगर इधर से अपन ऐसे खींच रहे हैं तो अपन इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या भी क्या होती है? अनंत। एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की संख्या अनंत, 2 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत, और 3 असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या केवल और केवल एक होती है। अब अगली क्लास में हम इसके आगे की प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। थैंक यू।